हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन फर्टिलिटी एंड IVF। आई एम डॉक्टर रश्मि शर्मा। आज बात करेंगे वेरिकोसील के बारे में। ये डायग्नोसिस बहुत सारे पुरुषों को बहुत तंग करती है। इसके बारे में सारा बताएंगे। वेरिकोसील क्या होता है, क्यों हो जाता है, क्या लक्षण होते हैं और क्या इससे आपको निसंतानता की परेशानी हो सकती है और आपको इसकी सर्जरी करानी चाहिए या नहीं। इससे पहले अगर आप हमारे सेंटर पे आना चाहते हैं तो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ओरिजिन फर्टिलिटी एंड IVF 3 जगह दिल्ली में लोकेटेड है। आते हैं वीडियो के टॉपिक पे, विच इज़ वेरिकोसील। तो वेरिकोसील क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हर पुरुष की बॉडी में 2 टेस्टिस होते हैं और वो जो टेस्टिस होते हैं वहाँ पे स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है। वो टेस्टिस एब्डोमेन से नीचे एक स्किन की थैली में लटके होते हैं और उस स्किन की थैली को हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटल स्किन होती है, उसके अंदर 2 टेस्टिस होते हैं। क्यों होते हैं टेस्टिस नीचे बॉडी से? बॉडी के अंदर क्यों नहीं होते, पेट के अंदर क्यों नहीं होते? क्योंकि जो टेस्टिस होते हैं उनको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 1 या 2 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता है टेस्टिस में तो स्पर्म्स मरने लगते हैं, स्पर्म्स खराब होने लगते हैं। वो जो टेस्टिस है उसको ब्लड सप्लाई जाती है, एक आर्टरी जाती है और एक वेन जाती है जो पूरा ब्लड वापस लेके जाती है। ऊपर से टेस्टिकुलर आर्टरी आई, टेस्टिस तक आई, वो फिर डिवाइड होके वेन्स, पेम्पिनिफ्रॉम प्लेक्सस उसको हम बोलते हैं, और वहाँ से फिर वो वेन्स वापस लेके जाती है। तो होता क्या है कि अगर टेस्टिस के चारों तरफ जो वेन्स हैं जो ब्लड लेके वापस जा रही हैं बॉडी में, वो अगर फूल जाएं तो उसे बोला जाता है वेरिकोसील। राइट? क्यों फूल जाती हैं किसी किसी में, इसका एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता, बट ये माना गया है कि ये जो वेन्स हैं जो ब्लड सप्लाई वापस लेके जा रही हैं टेस्टिस से टुवर्ड्स द बॉडी, उनमें वॉल्व्स होते हैं और अगर वो वॉल्व्स खराब हो जाएं तो वो बैक फ्लो को रोक नहीं पाते। वॉल्व्स खराब हो गए तो सिंगल डायरेक्शन फ्लो नहीं हो पाता और बैक फ्लो हो के पूरी नसों के गुच्छे बन जाते हैं, जिसे हम वेरिकोसील कहते हैं। क्या कर सकते हैं? उन वेन्स में ब्लड बह रहा होता है और ब्लड जो होता है वो बहुत गर्म होता है, और अभी मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस को हमें कम टेम्परेचर पे रखना होता है। तो अगर वहीं पे ब्लड इकट्ठा हो गया तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो सालों साल में वो जाके टेस्टिस को ख़राब कर सकता है, उससे स्पर्म्स बनने की प्रोडक्शन क्षमता पे कमी आ जाती है। इसे कहते हैं वेरिकोसील, और इस तरीके से ये इनफर्टिलिटी को कर सकता है। कितना कॉमन है? इट इज़ वेरी कॉमन। अगर एक हेल्दी एडल्ट पॉपुलेशन की बात की जाए तो लगभग 15% मेल्स में वेरिकोसील होता है, और अगर हम इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स की बात करें तो लगभग 35% जो मेन होते हैं, पुरुष होते हैं, उनमें वेरिकोसील पाया जाता है। डायग्नोज कैसे करते हैं? क्या इसके कोई लक्षण होते हैं जो आप पहचान सकते हैं? तो बहुत से केसेस में तो ये पता भी नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में जहाँ बहुत बड़ी बड़ी वेन्स हो चुकी हैं एक डल सा सेंसेशन हो सकती है, प्लस आपको स्वेलिंग फील हो सकती है, और जो स्वेलिंग को छू के देखेंगे तो वो बैग ऑफ वर्म्स की तरह फील होने लगता है। जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड में हमें फूली हुई नसें दिख जाती हैं। 3 तरह की ग्रेडिंग इसमें करी गई है, ग्रेड 1 to 3। ठीक है, 3 होता है जो आप आँख से देखकर बता सकते हो कि यस वेरिकोसील है, उसमें ऐसे वर्म्स की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह बड़े से वेन्स का गुच्छा वैसे ही दिख रहा होता है। ग्रेड 2 होता है जो जिसको आप फील कर सकते हो वेन्स को, लेकिन आँख से दिखती नहीं है। ठीक है, और ग्रेड 1 होता है जो सिर्फ अल्ट्रासाउंड में आप बता सकते हो कि हाँ थोड़ी वेन्स फूली हुई हैं, वो ना दिखती हैं ना वो फील होती हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये आता है कि क्या वेरिकोसील की सर्जरी करवानी चाहिए? तो डिपेंड करता है कि आप किस समस्या से सफ़र कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई समस्या नहीं है, आपको इनफर्टिलिटी नहीं है, तो वेरिकोसील की किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती। बट हाँ, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, निसंतानता की समस्या से आप जूझ रहे हैं, तब उसमें ये देखा जाता है कि क्या आपकी सीमन की काउंट नॉर्मल है या नहीं। अगर आपके स्पर्म की काउंट बिल्कुल नॉर्मल है तो वेरिकोसील ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। जो यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ यूरोलॉजी है, उन्होंने बहुत क्लियर कट बताया है कि कब हमें वेरिकोसील की सर्जरी करनी चाहिए। ये केवल उन पेशेंट्स में करनी चाहिए जिसमें नंबर 1 क्लिनिकली दिख रहा हो कि वेरिकोसील है, सिर्फ अल्ट्रासाउंड के डायग्नोसिस पे नहीं, पहली बात। नंबर 2, स्पर्म के पैरामीटर खराब हों, जिसमें हमें दिख रहा है कि सीमन एनालिसिस में स्पर्म काउंट कम है। एंड नंबर 3, इनफर्टिलिटी की समस्या है और लेडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी वाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, पता नहीं कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा, तो इन दैट केस वेरिकोसील सर्जरी में हेल्प यू। अदरवाइज बहुत जल्दीबाजी में वेरिकोसील सर्जरी नहीं करानी चाहिए। कैसे की जाती है वेरिकोसील की सर्जरी? तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बट इसमें जो सबसे एस्टेब्लिश तरीका है वो है माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसील रिपेयर। माने आपके टेस्टिस के ऊपर इंग्विनल रीजन के आसपास एक छोटा सा इंसिजन लगाया जाता है, छोटा सा कट लगा के उसमें जो वेन्स होती हैं उनको एक्सपोज कर लिया जाता है पेम्पिनिफ्रॉम प्लेक्सस की, जैसे मैंने बताया, और उन वेन्स को काट दिया जाता है, सिलकर काट दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो गुच्छे गुच्छे वाली वेन्स थी वो कट गई, और अब जो वेन्स का फ्लो होगा वो एक दूसरे वेन चैनल होते हैं जो वास्ट डिफरेंस के थ्रू जाते हैं। वास्ट डिफरेंस होती है वो नली जो कि आपके स्पर्म को लेके जा रही है, उसके साइड वाली वेन से वो ब्लड फ्लो वापस जाने लगता है, राइट। तो ये बेस्ट तरीका होता है। इसके अलावा बहुत लोग लैप्रोस्कोपिक वेरिकोसील सर्जरी भी करते हैं, बट वो बहुत एस्टेब्लिश नहीं है, उसकी रिकरेंस रेट भी हाई होती है। बहुत बार ये भी कहा जाता है कि हम बिना चीरे के जी एम्बोलाइज कर देंगे उन वेन्स को, जो कि अल्ट्रासाउंड के थ्रू कुछ कॉइल्स डाल दी जाती हैं उन वेन्स में, पर इन दोनों विधियों की जो रिकरेंस रेट है वो ज़्यादा है। तो अगर वेरिकोसील सर्जरी कराने का नौबत आ ही गई है, आपने देख लिया है कि हाँ बहुत एविडेंट वेरिकोसील है, दिख रही है, आपके स्पर्म काउंट्स कम हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी की समस्या है और कोई कारण नहीं मिल रहा है इनफर्टिलिटी का, तो आप माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसील रिपेयर किसी अच्छे यूरोसर्जन से करवा सकते हैं। सो आई होप वेरिकोसील के बारे में आपके बहुत सारे संदेह और भ्रम दूर हुए होंगे। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू।